हाथरस कांड में अब तक की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें। हाथरस कांड का नक्सल कनेक्शन सामने आया है। एक महिला जो पीड़ित के घर में नकली भाभी बनकर रह रही थी, अब एसआईटी और पुलिस को उसकी तलाश है। आरोप है कि इसी महिला ने पीड़ित के घर में रहकर घटना के बाद परिवार को भड़काने की कोशिश रची। एसआईटी के मुताबिक पीड़ित के घर में भाभी बनकर रह रही ये महिला नक्सली है और मध्य प्रदेश के जबलपुर की रहने वाली है। पीड़ित परिवार को भड़काने की आरोपी ये नक्सली महिला घटना के 2 दिन बाद यानी 16 सितंबर को ही पीड़ित के घर पहुंच गई थी और वहां ये 22 सितंबर तक रही। एसआईटी को इस नक्सली महिला के बारे में तब पता चला जब उसने पीड़ित की असली भाभी की कॉल डिटेल खंगाली। कॉल डिटेल से सामने आया कि पीड़ित की असली भाभी की इस महिला से लगातार बातें होती थी। अब एसआईटी मध्य प्रदेश की इस महिला नक्सली के करीब पहुंच चुकी है। इस वक्त की बेहद बड़ी खबर आपको बता दें, हाथरस कांड से जुड़ी हुई, जहां पर नक्सल कनेक्शन सामने आ रहा है और ये बात सामने आ रही है कि एक महिला पीड़िता की नकली भाभी बनकर घर में रह रही थी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, एसआईटी के मुताबिक पीड़ित के घर में भाभी बनकर रह रही है महिला नक्सली है और मध्य प्रदेश के जबलपुर की रहने वाली है। पीड़ित परिवार को भड़काने का आरोप भी इस पर लग रहा है। ये नक्सली महिला घटना के 2 दिन बाद यानी 16 सितंबर को ही पीड़ित के घर पहुंच गई थी। वहां ये 22 सितंबर तक रही। एसआईटी को इस नक्सली महिला के बारे में तब पता चला जब उन्होंने पीड़ित की असली भाभी की कॉल डिटेल खंगाली। कॉल डिटेल से सामने आया कि पीड़ित की असली भाभी इस महिला से लगातार बातें होती थी। अब एसआईटी मध्य प्रदेश की नक्सली महिला के करीब पहुंच चुकी है और बेहद अहम जानकारी आपको बता दें, क्योंकि इस महिला के सामने आने के बाद तार इस मामले में जुड़ते जा रहे हैं और ये आखिर किस मकसद से पीड़िता के घर में रह रही थी और ये बात सामने आ रही है कि परिवार को भड़काने का काम ये महिला कर रही थी और अब एसआईटी इसकी तलाश कर रही है। हाथरस कांड में अब तक की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, नक्सल कनेक्शन इसमें सामने आया है और एक महिला जो कि पीड़िता की भाभी बनकर रह रही थी उसकी तलाश की जा रही है। अब वो उनके लोग हैं, उनके सांसद जी हैं, उनके मंत्री हैं, हमारा कौन है? गरीब आदमी तो कोई भगवान के सिवा कोई होता नहीं है। बस उनकी सारी कहानी चल रही है, वो उन्हें बचाने के सारे प्लान हो रहे हैं, तो बचा लो है। भगवान तो न्याय देगा इस दुनिया में। मतलब ऐसे तो इंसान मिलने वाला रहा नहीं है, क्योंकि वो छीनना पड़ता है। कोई भी इंसान न्याय, मतलब हमारे भारत देश में न्याय मिलना बहुत मुश्किल बात है, क्योंकि ऐसे जो लोग हैं ना, जो वो कुछ करने नहीं देंगे, किसी को जीने नहीं देंगे, कुछ भी नहीं कर सकते। नाक कट जाएगी कि लड़की और इतना बड़ा बवाल हो गया उसके साथ में ऐसे होके, इसलिए नाक कट जाएगी ठाकुर लोगों की। इस वजह से इतने ऐसे सवाल घिनौने उठा रहे हैं। उनकी अंदर की गंदगी खत्म नहीं हुई। बोलते हैं मेरी बेटी, कुछ नहीं है, सब उनके ड्रामे हैं, झूठे ड्रामे हैं, कुछ नहीं है। और इस पूरी खबर पर हमारे सहयोगी अमित सिंह इस वक्त हाथरस में मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अमित, कौन है ये नकली भाभी और क्या जानकारी इसके बारे में? जी फराह, आपको बताएं कि एसआईटी की जांच में ये बड़ा खुलासा हुआ है। 14 सितंबर को ये पूरी घटना सामने आई। उसके बाद 16 सितंबर के दिन ये जो नकली भाभी है वो पहुंच गई है पीड़ित परिवार के घर पे और 16 सितंबर और 21 सितंबर तक अगर हम देखें तो किस तरीके से पीड़ित परिवार की तरफ से लगातार बयानबाजी हुई है, बयान बदलने की बात की गई है। और 21 सितंबर के दिन ही पीड़ित परिवार ने जाँच अधिकारी से कहा था कि पीड़िता का दोबारा बयान लिया जाए, जो कि जेएन मेडिकल कॉलेज अलीगढ़ में उस वक्त। अजीत के पास चलते हैं लखनऊ में। अजीत, इस खबर पे अभी की अपडेट बताइए। देखिए, बिल्कुल फराह, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है हाथरस कांड से जुड़ी। एक ऐसी महिला के करीब एसआईटी टीम पहुंच गई है जिसने इस पूरी साजिश का ताना बाना रचा। बाकायदा 16 सितंबर को ये नक्सली महिला आती है और 21 सितंबर तक रहती है। 22 को पीड़िता की मौत जिस दिन होती है तब से फरार है। बाकायदा लोगों से बातचीत करती है। इसका ऑडियो जो हमने जारी किया, हालांकि ये ऑडियो जो है बिल्कुल ऑडियो की जो बात अगर आप सुने तो बिल्कुल मध्य प्रदेश की भाषा इसमें सुनाई देती है फराह। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस महिला के साथ साथ इसके 3 और साथियों की तलाश एसआईटी को। ये वो महिला है जो लगातार पीड़ित परिवार को उनके घर में रहकर भड़काती रही, लगातार साजिश रचती रही, अलग अलग बयान दिलवाती रही। लेकिन अब एसआईटी टीम को कई सारे पुख्ता सबूत मिल गए। ये महिला नक्सल एक्टिविस्ट बताई जा रही है और बहुत पढ़ी लिखी पीएचडी होल्डर बताई जा रही है फराह।
तो निश्चित तौर पर एक के बाद एक जो बड़ी परतें खुल रही है हाथरस कांड की। हमने स्टिंग किया, स्टिंग में भी कई सारी परतें दिखाया, उसमें ये भी दिखाया हमने कि किस तरह इसको राजनीतिक फायदा लेना चाहते थे लोग। वेबसाइट जो पकड़ी गई उसमें लोग चंदा इकट्ठा कर दंगा और जाति हिंसा फैलाना चाहते थे। कई सारे पंपलेट बरामद हुए, हवाला के जरिए करोड़ों रुपए बरामद हुए, विदेशी करेंसी बरामद हुई। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर न्यूज 8 इंडिया अपने दर्शकों को बता रहा है कि हाथरस कांड में सबसे महत्वपूर्ण किरदार एक नक्सल एक्टिविस्ट है, जिसके करीब एसआईटी की टीम पहुंच गई, जो 6 दिन तक हाथरस में उस पीड़िता के घर पर रही, नकली भाभी बनकर लगातार बयान देती रही, लगातार उनके परिवार के बयान बदलते रहे। अगर आप घटनाक्रम पर देखें, फराक की 14 सितंबर को घटना हुई तो संदीप यानी जो पीड़िता का भाई है, सिर्फ उसने एक तहरीर दी थी कि हमारी बहन से मारपीट की गई। 16 सितंबर को उसमें 4 नाम बढ़ाए गए, 19 सितंबर को छेड़खानी और फिर 22 सितंबर को रेप का मामला दर्ज हुआ। यानी कहानी कुछ और कहती है। निश्चित तौर पर एसआईटी की टीम जल्द ही इस महिला को गिरफ्तार करेगी और इसके कई सहयोगी तलाश है। कॉल डिटेल्स महिला की मिल गई है, उसकी पहचान एसआईटी टीम को मिल गई है, बाकी है तो सिर्फ उसकी गिरफ्तारी और उससे पूछताछ। बिल्कुल तलाश जारी है। और अब आपको नकली भाभी का ऑडियो एक बार फिर से सुनाते हैं। अब वो उनके लोग हैं, उनके सांसद जी हैं, उनके मंत्री हैं, हमारा कौन है? गरीब आदमी तो कोई भगवान के सिवा कोई होता नहीं है। बस उनकी सारी कहानी चल रही है, वो उन्हें बचाने के सारे प्लान हो रहे हैं, तो बचा लो है। भगवान तो न्याय देगा इस दुनिया में। मतलब ऐसे तो इंसान मिलने वाला रहा नहीं है, क्योंकि वो छीनना पड़ता है। कोई भी इंसान न्याय, मतलब हमारे भारत देश में न्याय मिलना बहुत मुश्किल बात है, क्योंकि ऐसे जो लोग हैं ना, जो वो कुछ करने नहीं देंगे, किसी को जीने नहीं देंगे, कुछ भी नहीं कर सकते। नाक कट जाएगी कि की लड़की और इतना बड़ा बवाल हो गया उसके साथ में ऐसे होके, इसलिए नाक कट जाएगी ठाकुर लोगों की। इस वजह से इतने ऐसे सवाल घिनौने उठा रहे हैं। उनकी अंदर की गंदगी खत्म नहीं हुई। बोलते मेरी बेटी, कुछ नहीं है, सब उनके ड्रामे हैं, झूठे ड्रामे हैं, कुछ नहीं है। और अजीत के पास फिर से चलते हैं। अजीत, आपसे जानना चाहेंगे कि 6 दिन तक ये महिला जो है परिवार के साथ रही, परिवार का क्या कहना है? क्या उनके पास कोई जानकारी इसे लेकर? देखिए फराह, बिल्कुल परिवार की तरफ से इसीलिए लगातार बयान बदलते जा रहे हैं और परिवार से इसीलिए कल एसआईटी ने पूछताछ की थी। परिवार से एसआईटी ने कल दोबारा क्यों पूछताछ की, उसके पीछे की वही वजह थी कि पीड़ित परिवार के घर एसआईटी पहुंची थी, क्योंकि उन्हें इस नक्सली एक्टिविस्ट महिला का पता चल चुका था और इसलिए परिवार से दोबारा पूछताछ की गई कि आखिर ये महिला कहां से आई थी, किसके माध्यम से आई थी और आखिर 6 दिन तक वो कर क्या रही थी उनके परिवार में रहकर, पीड़िता के घर में रहकर और नकली भाभी बनकर। लगातार परिवार के लोगों का ब्रेन वॉश कर रही थी। जो लोग आ रहे थे उनको अलग अलग तरीके से बयान दिलवा रही थी। लगातार अगर आप सिनेरियो देखें, लगातार उसके बयान बदलते रहे। उसके बाद पीड़ित परिवार के कभी कुछ आ रहा, कभी कुछ आ रहा। 14 से 22 सितंबर का, इसीलिए एसआईटी को 10 दिन का वक्त उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिया है, बाकायदा गृह विभाग की अनुमति के बाद। तो निश्चित तौर पर इस महिला की गिरफ्तारी के बाद फराह बहुत कुछ दूध का दूध और पानी का पानी जो साफ हो जाएगा, क्योंकि इस महिला के जो कॉल डिटेल्स मिले हैं, जो इसकी प्रोफाइल्स मिली है एसआईटी को, इसके अलावा जो यूपी पुलिस काम कर रही है, जो हवाला कारोबारी हैं या फिर जो वेबसाइटें हैं, सबके लिंक एक दूसरे से जुड़े आ रहे हैं। जिस तरह सबसे पहले जो है ये बात आई कि पीएफआई था, फिर दोबारा बात आई कि इसमें वेबसाइट बनाकर साजिश की जा रही थी, उसके बाद तीसरी बात आई कि पीएफआई और भीम आर्मी के कनेक्शन है, उसके बाद हवाला कारोबारी पकड़े गए, 1 करोड़ बरामद हुआ, 5.5 लाख विदेशी करेंसी बरामद हुई और अब इस नक्सली महिला का कनेक्शन। तो निश्चित तौर पर इस पूरे हाथरस कांड को भुनाने की कोशिश थी। कोई पॉलिटिकल फायदा लेना चाहता था तो कोई नक्सली फायदा लेना चाहता था। कुल मिलाकर पूरे प्रदेश और देश में हिंसा फैलाने की साजिश थी। तो अब इस नक्सल एक्टिविस्ट महिला की गिरफ्तारी के बाद बहुत कुछ साफ हो जाएगा। इसके 3 साथियों की भी तलाश हम आपको बता दें, इस महिला के 3 साथियों की भी तलाश उत्तर प्रदेश पुलिस और एसआईटी कर रही है। जल्द ही इनकी गिरफ्तारी की जाएगी। मध्य प्रदेश के जबलपुर की यह महिला रहने वाली बताई जा रही। फराह, तलाश इसकी जारी है और अमित के पास चलते हैं जो हाथरस में मौजूद है। अमित, अजीत बता रहे थे कि काफी पढ़ी लिखी ये महिला पीएचडी होल्डर है और जिसका ऑडियो हम अपने दर्शकों को सुना रहे हैं उसमें ये बोलती हुई भी दिखाई दे रही है कि हिंदुस्तान में न्याय मिलना इतना आसान नहीं है, उसे छीनना पड़ता है। तो क्या साबित करना चाहती है ये महिला? और अपने दूसरे सहयोगी अनुराग ढांडा के पास चलेंगे जो इस वक्त दिल्ली में मौजूद है। अनुराग, पहले पीएफआई और अब नक्सल कनेक्शन, क्या जानकारी और आपके पास?
देखिए, बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू इसको हम कह सकते हैं इस पूरे मामले में, क्योंकि एक इस तरीके का कनेक्शन मिलना कि इसमें नक्सली पूरे तरीके से उकसा रहे थे परिवार को, एक बड़ा घटनाक्रम इसको बनाने की कोशिश हो रही थी। दो चीज़ें समझने की बेहद ज़रूरत है। एक की 14 तारीख को घटना होती है और 16 तारीख को ये महिला पहुंच जाती है परिवार के बीच में। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि किस तरीके का नेटवर्क आखिर इन नक्सलियों का है कि आपके पास किसी दूर दराज के इलाके में अगर कोई घटना होती है तो उसकी सूचना भी पहुंच जाती है, आपका एजेंट भी वहां पर पहुंच जाता है और उकसाना शुरू कर देता है। तो इसको एक पूरा सिक्योरिटी सिनेरियो नए तरीके से एनालाइज करने की ज़रूरत है कि किस तरीके से घटनाओं को इस्तेमाल किया जा सकता है देश के खिलाफ, कानून व्यवस्था के खिलाफ। उस मामले में अगर देखें तो एक बड़ा ब्रेक थ्रू है। और अगर ये महिला पकड़ में आ जाती है, जिस तरीके का इसका प्रोफाइल बताया जा रहा है, जिस तरीके के इसके सहयोगी बताए जा रहे हैं, एक बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश हो सकता है इस पूरे मामले में कि अगर नक्सली नेटवर्क शहरों में फैला हुआ है, नक्सली नेटवर्क दूर दराज के इलाके में फैला हुआ है और वहां तक सूचना पहुंचने के बाद वो लोग परिवार में घुल मिल भी जाते हैं और किस तरीके से लगातार परिवार बयान बदल रहा है, ये पूरा मामला एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। बेशक जो वहां पर घटना हुई हाथरस में उसकी जांच पुलिस अपने तरीके से करे, लेकिन ये एक बिल्कुल नया मामला उसमें निकल करके आ रहा है जिसमें एक बड़ी साजिश की बू आ रही है। साथ में जो सरकार की तरफ से, यूपी सरकार की तरफ से एक दावा भी ये किया गया है कि विदेशों से भी पैसा इसके लिए इकट्ठा किया जा रहा था, हवाला के जरिए पैसा इकट्ठा किया जा रहा था। अब उसमें कुछ भी गलत नहीं लगता है, उसमें कुछ भी संदेह नहीं रह गया है। अगर इस तरीके का नक्सली इनपुट इसमें नजर आ रहा है साफ तौर पर, तो कोई सवाल शको शुबा इस बारे में नहीं रह जाता है कि एक बड़ी साजिश होने जा रही थी जिसका कि पर्दाफाश समय रहते कर दिया गया है। और एसआईटी की जांच में भी देखिएगा पर्दाफाश किया गया है। अमित के पास चलते हैं, हाथरस में लगातार मौजूद है। अमित, पुलिस की तरफ से क्या रिएक्शन आया है? कितनी टीमें बनाई गई हैं इस महिला को पकड़ने के लिए? जी बिल्कुल, जो एसआईटी की टीम है वो लगातार इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रही है और इसी वजह से जो है इस नक्सली महिला को के लिए पूछताछ करने के लिए बीते कल भी एसआईटी की टीम पहुंची थी। पीड़ित के भाभी से उसने बातचीत की है, पीड़ित के परिवार के दूसरे सदस्यों से उसने बातचीत की है और लगातार पूछा है कि आखिरकार ये महिला 16 सितंबर को जो पहुंची थी और 22 सितंबर तक ये महिला पीड़ित परिवार के घर पे थी, तो इतने जो दिन जो थी वो क्यों थी और क्या उसने बातचीत की है। तो हालांकि ऑडियो टेप हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरीके से वो भड़का रही थी पीड़ित परिवार को, और पीड़ित परिवार इसी वजह से जो है लगातार बयान बदल रहा था। 16 सितंबर को उसने बयान बदला, 19 सितंबर को बयान बदला और उसके बाद 21 सितंबर को दोबारा जांच अधिकारी को पीड़ित परिवार ने कहा कि वो चाहते हैं कि पीड़िता का दोबारा से बयान दर्ज हो। और उसके बाद जेएन मेडिकल कॉलेज अलीगढ़ में जाकर जांच अधिकारी ने पीड़िता का जब 22 सितंबर को दोबारा बयान दर्ज किया तब वो उसने गैंगरेप की बात कही थी। तो ये जो पूरा मामला है, जिस तरीके से एसआईटी पूरी जांच करी और ये जो जांच है कॉल डिटेल से सामने आया, सीडीआर के जरिए सामने आया। जब एसआईटी इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, उसी दौरान जब उसने पीड़ित की भाभी का कॉल डिटेल को खंगाला, तब जाकर उससे इस महिला की जानकारी मिली। मध्य प्रदेश के जबलपुर की रहने वाली है ये महिला और काफी करीब पहुंच चुकी है एसआईटी की टीम, पुलिस की टीम, और उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द इस महिला की गिरफ्तारी होगी। इस महिला के अलावा इस महिला के 3 और साथियों को गिरफ्तार करने के लिए यूपी पुलिस जो है लगातार दबिश कर रही है। फिलहाल इतनी जानकारी मिल चुकी है कि जो महिला है वो मध्य प्रदेश के जबलपुर की रहने वाली है। और अगर हम बात करें कि पीड़ित परिवार की, तो पीड़ित परिवार से जब हम लगातार हम बात कर रहे हैं, कॉल डिटेल के बारे में बात कर रहे हैं और तमाम दूसरी चीजों इस नक्सल महिला के बारे में बातचीत कर रहे हैं, तो वो कोई जवाब नहीं देते। वो कहते हैं कि उन्हें इंसाफ चाहिए, केवल इंसाफ चाहिए। जी फराह। बिल्कुल, और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, हाथरस कांड में नक्सल कनेक्शन भी सामने आया है। पीड़िता की भाभी बनकर एक महिला 6 दिन तक परिवार के साथ रहती रही और इस पूरे मामले में हम आपको 2 ऑडियो चौंकाने वाले सुनाते हैं। सब कुछ धीरे धीरे हो रहा है, इसलिए शांत हो जाए मामला और हम लोगों को ले दे के सब रफा दफा कर दे ऐसा। मगर जहाँ तक हम लोग के अंदर सांस रहेगी ना, तब तक ये आवाज उठती रहेगी। कितने भी ठाकुर लोग आए, हमारे 100 सवालों का एक वो है कि हमें हमारे सवाल का जवाब दे दो, कि हमारी बॉडी वापस ला के दे दो। तुम्हें कौन सा डर था? उनमें ऐसी इम्पोर्टेंट क्या चीज थी जो आपने उन्हें रात को जला दिया? मुंह भी नहीं दिखाया, बताओ। मुझे और इन लोगों से कुछ भी मांग नहीं है। जेल से तो कुछ नहीं लेके आ रहे, हमारे सांसद जी मिलने जा रहे हैं उनसे, क्योंकि वो उनके चमचा हैं, बहुत बड़े वो उनके चमचा हैं और उन्हीं के टुकड़ों पे पलने वाले हैं। तो वो तो ये करेंगे, वो करेंगे नहीं तो कैसे चलेगा? क्योंकि जो मरी नहीं है, मारी गई है। वो हॉस्पिटल में भी इन लोगों ने आदमी लगा दिए, वहाँ भी सारी हमारे घर में जासूसी कर।
बिल्कुल, और बड़ी खबर आपको बता दें, हाथरस कांड में नक्सल कनेक्शन सामने आया है और अजीत के पास चलते हैं। अजीत, जिस तरह से ऑडियो में ये महिला बात करती हुई सुनाई दे रही है तो लगता है कि प्लानिंग जो थी वो पूरी कर ली गई थी और एक बड़ी मंशा थी इस हाथरस कांड को एक अलग मोड़ देने का। देखिए बिल्कुल फराज, जिस तरह से ये महिला बात कर रही है इसको अगर आप सुन लेंगे और जो पीड़िता की असली भाभी है जो वो बात कर रही है, दोनों की आवाज में बहुत फर्क है, दोनों के बातचीत करने के तरीके में बहुत फर्क है। और ये नक्सल महिला किस तरह कह रही है कि भारत देश है हमारा, यहाँ न्याय नहीं मिलता, सांसद की बात करे, बिल्कुल एक तरह से अग्रेसिव होकर बात कर रही, जो जिस तरह गाँव की महिलाएं बात नहीं करती। तो निश्चित तौर पर इसके जो बयान, जो इसके ऑडियोज हैं, ये सब SIT टीम के पास है और इसीलिए SIT टीम अब इस महिला की तलाश कर रही, क्योंकि इसका जो नक्सल कनेक्शन है, मैंने बताया आपको पहले भी कि बहुत ही पढ़ी लिखी और शार्प महिला है, यानी PhD होल्डर है और ये एक्टिविस्ट है नक्सलियों की। इसके पास तक SIT पहुंचने ही वाली है। यही वजह है कि पीड़ित परिवार से कल SIT ने विधिवत पूछताछ की कि आखिर ये महिला कौन थी, कब आई, कब तक गई। तो ये 16 तारीख से 22 तारीख तक हाथरस में रही पीड़िता के गांव में, उसके घर पर, और उसकी भाभी बनकर घूंघट डालकर वो पर्दे में रह रही थी। उसकी पहचान किसी के पास नहीं है, लेकिन SIT को सब कुछ मिल चुका है, उसकी कॉल डिटेल से लेकर उसकी पहचान। जल्द ही उसकी गिरफ्तारी होगी। बाकायदा इसके लिए SIT लगातार काम कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश के जो गृह विभाग के ACS होम है अवनीश अवस्थी, उनकी तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि किसी भी को हम छोड़ेंगे नहीं। जो पूरा कनेक्शन है, जिस तरह भीम आर्मी का कनेक्शन आया था और अब इस नक्सल कनेक्शन के बाद सरकार और चौकन्ना हो गई। उनकी जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है वो टीम, जो SIT की टीम है, जो UP पुलिस की टीम है, अब MP के जो इस नक्सल सूत्र हैं इनको खंगाल रही है और जल्दी इसकी गिरफ्तारी से बहुत सब कुछ तस्वीरें साफ हो जाएगी। क्योंकि जिस तरह से 14 सितंबर से लेकर और 22 सितंबर तक के बीच की जो घटनाएं रही, 16 से 22 तक का जो लगातार क्रमवार उसके परिवार के बयान बदलते रहे, घटनाक्रम बदलता रहा, लोगों की भीड़ इकट्ठा होती रही, वेबसाइट सामने आ गई, तो निश्चित तौर पर इस महिला की गिरफ्तारी बहुत कुछ सामने लाकर रख देगा। हालांकि UP के CM ने पहले ही कहा है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश और देश में हिंसा फैलाना चाहते हैं, कानून व्यवस्था को तोड़ना चाहते हैं, उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। तो अब इस महिला के कनेक्शन के बाद सबसे बड़ी खबर न्यूज 18 इंडिया बता रहा है कि ये वो तार है जो इस घटना के पीछे की साजिश का पर्दाफाश करेगा। फरा बिल्कुल, और आपको बता दें न्यूज 18 ने पीड़ित की असली भाभी से भी बात की है। उनकी आवाज इस ऑडियो की आवाज से एकदम अलग है। इस वक्त जो है UP पुलिस पीड़िता के गांव में, पीड़िता के जितने भी परिवार के सदस्य हैं उन सब के साथ मौजूद है, उनकी सुरक्षा में मौजूद है। आप देख सकते हैं ये पीड़िता की भाभी हैं और ये महिला पुलिस हैं जो कि लगाई गई हैं इनकी भाभी की सुरक्षा के लिए। इनकी भाभी कहीं भी जाएंगी पीड़िता की तो उनके साथ ही जाएंगी। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो SIT की टीम जाँच कर रही थी वो आगे क्या क्या सवाल पूछी थी? जो कुछ हुआ है, घटना घटी है, उसी के बारे में पूछा उन्होंने, कैसे हुआ, कब हुआ, ये सब। आपको पता है जो 7 दिन था कि SIT टीम को 7 दिन में अपना जवाब दायर करना है, अब उसका समय सीमा बढ़ा के 10 दिन कर दिया गया। ये मेरे को नहीं मालूम। ये जानकारी है आपको कि गांव का जो एक गुट है लगातार पंचायत कर रहा है, लगातार ये कह रहा है कि जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उनके पक्ष में वो लोग कह रहे हैं और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि आप लोग CBI जांच से, नार्को से क्यों भाग रहे हैं, सवाल कर रहे हैं। जो पंचायत में होगा वो चीज़ थोड़ी वो हम लोग नहीं कर सकते हैं ना। जो कोर्ट से ऑर्डर होगा वो सब हम लोग करने के लिए तैयार हैं। अच्छा, जो कोर्ट से ऑर्डर होगा उसी पे, तो नार्को टेस्ट के लिए भी आप लोग कोर्ट में जाएंगे? हाँ, अगर ऐसा कुछ वहाँ से ऑर्डर मिलता है तो हम लोग राजी हैं और पंचायत वाली कोई भी बात सुनने के लिए राजी नहीं है। ये आपको क्यों लगता है कि ये जो पंचायत हो रही है आप लोग के विरोध में? इससे पहले भी क्या पंचायत हुई थी? अब ये मतलब हमारे घर पे इतना सब कुछ हुआ तब तो कोई भी नहीं आया, किसी ने भी कोई सवाल नहीं उठाया। आप कहाँ से सवाल उठ रहे हैं? क्यों ये सब कुछ किया जा रहा है हम लोगों के साथ में? आप लोगों की मांग क्या है? कुछ भी मांग नहीं है, हम लोगों को न्याय चाहिए बस। बिल्कुल, और हमने आपको जो पीड़िता की असली भाभी है उनका इंटरव्यू दिखाया। अमित हमारे साथ लगातार बने हुए हैं जिन्होंने ये पीड़िता की भाभी से बात की। अमित, जो आपने उनसे बातचीत की, जो उनका लहजा था वो काफी मीडिया के सामने खुलकर बात नहीं कर रही थी, और जो नकली भाभी है, जो ऑडियो हमने सुना, वो तेज तर्रार, टू द पॉइंट उनके सवाल थे और वो कहती हुई नजर आई कि यहाँ पर इंसाफ मिलना आसान नहीं है, उसे छीनना पड़ता है।
जी बिल्कुल, फराह जो असली भाभी हैं वो गांव की औरत हैं, और जिस तरीके से गांव की औरतें होती हैं और सबसे खुल के बातें नहीं करती, लेकिन जब अब जिस तरीके से जो नकली भाभी हैं मध्य प्रदेश के जबलपुर की बताई जा रही हैं, और एसआईटी की टीम उनके पास उन तक पहुंचने ही वाली है, और एसआईटी की टीम के पास काफ़ी डिटेल उस महिला की आ गई है, तब वो जो जिस तरीके से भड़का रही थी पीड़ित परिवार को, उसके बाद पीड़ित परिवार का अगर आप बयान देखें, जिस तरीके से लगातार मैंने बातचीत की है डे 1 से, तो लगातार उनका बयान हमारे सामने भी बदलता रहा है। जब कॉल डिटेल के बारे में मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने साफ साफ कर दिया, चाहे वो पीड़ित के पिता हों, पीड़ित के भाई हों, पीड़ित के ताऊ हों, पीड़ित की भाभी हों, हर किसी से जब मैंने कॉल डिटेल के बारे में पूछा था तो उन्होंने साफ साफ कर दिया कि कुछ उसमें जवाब नहीं दिया, और कह दिया कि उन्हें केवल इंसाफ चाहिए। तो किस तरीके से वो जो बयान बदल रहे थे पुलिस के सामने, एफआईआर जो 14 सितंबर के दिन एफआईआर दर्ज हुई थी उसमें केवल अटेम्प्ट टू मर्डर की एफआईआर थी, एक आरोपी के खिलाफ थी, एक शख्स के खिलाफ थी, लेकिन उसके बाद से जिस तरीके से 16 तारीख को बयान बदले गए, फिर 19 तारीख को बयान बदले जिसमें छेड़खानी का मामला हुआ, फिर 21 तारीख को जांच अधिकारी से कहा गया पीड़ित परिवार की तरफ से कि वो चाहते हैं कि पीड़िता का बयान एक बार फिर से अस्पताल में हो, तो लिहाजा जो यूपी पुलिस थी, हाथरस पुलिस, वो 22 तारीख को जांच अधिकारी पहुंचते हैं जेएन मेडिकल कॉलेज अलीगढ़, और वहां पर 22 तारीख के दिन वो पीड़िता से दोबारा बयान लेते हैं, बाकायदे उसकी वीडियोग्राफी भी होती है, और उसमें गैंगरेप का मामला बताया जाता है। उसके बाद जो 14 सितंबर को जो एफआईआर दर्ज की गई थी चंदपा थाने के द्वारा, उस एफआईआर को लगातार अपडेट किया जाता है, यानी 14 सितंबर को पहली एफआईआर एक शख्स के खिलाफ, फिर 16 सितंबर को जो बयान बदले जाते हैं फिर उसमें अपडेट किया जाता है, 19 सितंबर को अपडेट किया जाता है, और आखिरकार जो 22 सितंबर के दिन जो 14 सितंबर वाली एफआईआर है, 22 सितंबर के दिन जब पीड़िता का बयान हो जाता है तो उसी एफआईआर को अपडेट कर दिया जाता है, गैंगरेप की धाराएं जोड़ दी जाती है, और उसके बाद जो 3 और आरोपी थे, लवकुश, रवि और एक तीसरा आरोपी, उसे तुरंत पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, यानी 26 तारीख तक सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लेती है, और सभी आरोपी जो है फिलहाल अभी अलीगढ़ जेल में बंद है। लेकिन जिस तरीके से एसआईटी इस पूरे मामले में जांच करे, जिस तरीके से कॉल डिटेल सामने आया, कॉल डिटेल सामने आने के बाद जो नक्सली महिला का हाथ सामने आया है कि नक्सली महिला 16 सितंबर को पीड़ित परिवार के घर पहुंच गई, और उसके बाद से वो 6 दिन रही, 22 सितंबर तक वो रही, और 22 सितंबर तक उसने पीड़ित परिवार को काफी भड़काया। जिस तरीके से ऑडियो टेप हम सुन रहे हैं उस जबलपुर की महिला को जो बताई जा रही है नक्सली महिला है, और जो जिस तरीके से काफी एग्रेसिव थी, तो जाहिर तौर पर उसी तरीके से आप एग्रेसिवनेस देख सकते हैं जो पीड़ित परिवार में भी जिस तरीके से लगातार वो बयान बदल रहे थे। जी फराह, ठीक बोल रहे हैं आप। और अनुराग के पास चलते हैं। अनुराग, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि 6 दिन तक ये महिला वहां घर में रही, आप सोचिए तमाम मीडिया के बावजूद, पुलिस के बावजूद, हिम्मत आप देखिए, तो ये चीजें दर्शाती हैं कि इस महिला के पीछे जरूर कोई बड़ा कनेक्शन भी होगा। देखिए बिल्कुल 2 चीज़ें हमको समझनी चाहिए कि एक कि जब ये महिला पकड़ में आएगी, जब एसआईटी इस महिला तक पहुंच जाएगी तो बहुत सारे नए खुलासे होंगे, और एक पूरे तंत्र का पर्दाफाश होगा कि किस तरीके से नक्सली जो है इस तरीके की घटनाओं में परिवार को उकसाकर, गांव वालों को उकसाकर किस तरीके से माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं। और अब तक जो इसमें देखा जा रहा था, चाहे वो विपक्ष हो चाहे बाकी लोग हो, जो ये कह रहे थे कि सरकार शायद एस्केप रूट ढूंढने की कोशिश कर रही है इस तरीके का आरोप लगाकर, अब वो पुख्ता तरीके से नजर आ रहा है कि ये कोई एस्केप रूट नहीं बल्कि एक बड़ी साजिश थी जिसको अंजाम देने की कोशिश हो रही थी। और इस तरीके से अगर आप परिवार में प्लांट किया जाता है किसी नक्सली को, और वहां पर 6 दिन तक रहकर, उस दौरान आप अगर देखें तो 16 से 22 तारीख के दौरान बार बार बयान बदले गए हैं परिवार की तरफ से, लड़की की तरफ से, और ऐसी सिचुएशन में जबकि डाइंग डिक्लेरेशन दिलवा दिया जाए इस तरीके से बयान बदलवा करके, तो बहुत ही पेचीदा हो जाता है मामला, बहुत ही पेचीदा हो जाता है केस। तो अगर एक बार ये एसआईटी की पकड़ में ये लड़की आती है, उसके बाद जो कहा जा रहा है इसके 3 सहयोगियों पर भी एसआईटी की नजर है, एक बड़े नेक्सस का पर्दाफाश होगा, और उस बड़े नेक्सस का पर्दाफाश होने से हमें यह भी पता चलेगा कि कैसे और मामलों में इस तरीके की साजिश रची जा रही थी। क्या कई और जगह पर जातीय समीकरण बिगाड़ने की कोशिश हो रही थी, धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश हो रही थी? क्या नक्सली अब इस नए तरीके से काम करने की कोशिश कर रहे हैं? वो अपना जो उनका जो रूटीन का तरीका था, जो हथियारों के साथ लड़ाई लड़ने की बात थी, क्या उसमें परास्त हो रहे हैं नक्सली, इसलिए ये नया मॉडस ऑपरेंडी अपना रहे हैं? बहुत सारी चीजें हैं जो इस केस के साथ खुलकर के सामने आएंगी। तमाम सवाल हैं जिनके जवाब अब पुलिस तलाशेगी। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, हाथरस कांड में नक्सल कनेक्शन सामने आया है, और अब तक की सबसे बड़ी खबर यह है कि हाथरस कांड में जो पीड़िता है उसके घर में एक औरत नकली भाभी बनकर रह रही थी। अब एसआईटी और पुलिस को उसकी तलाश है। आपको बता दें कि इसी महिला ने पीड़ित के घर में रहकर घटना के बाद परिवार को भड़काने की साजिश रची। एसआईटी के मुताबिक
पीड़ित घर में भाभी बनकर रह रही थी और यही महिला नक्सली है और ये मध्य प्रदेश के जबलपुर की रहने वाली है। पीड़ित परिवार को भड़काने की आरोपी ये नक्सली महिला घटना के 2 दिन बाद यानी 16 सितंबर को ही पीड़ित के घर पहुंच गई थी और वहां 22 सितंबर तक रही। एसआईटी को इस नक्सली महिला के बारे में तब पता चला जब उसने असली भाभी की कॉल डिटेल खंगाली। कॉल डिटेल से सामने आया कि पीड़ित की असली भाभी भी इस महिला से लगातार बातें करती रहती थी। अब एसआईटी मध्य प्रदेश की इस महिला नक्सली के करीब पहुंच चुकी है। बेहद अहम खबर आपको बता दें कि हाथरस कांड में नक्सल कनेक्शन अब सामने आया है और 6 दिन तक एक महिला नकली भाभी बनकर पीड़ित के घर में रहती रही और अब ये बात भी सामने आ रही है कि उसने ना सिर्फ वो वहां पर रही बल्कि परिवार को भड़काने का काम भी किया। लगातार हम आपको इस पूरी खबर पर अपडेट दे रहे हैं। आपको बता दें 16 सितंबर को ये पीड़ित के घर पहुंची और वहां पर 22 सितंबर यानी 6 दिन तक ये वहां पर रहती रही। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि तमाम मीडिया होने के बाद, पुलिस होने के बाद ये वहां पर बिना किसी डर के रहती रही और बाकायदा घूंघट में रहकर पुलिस वालों से ये सवाल जवाब भी करती रही। पूछताछ का हिस्सा बनती रही और इस पूरी खबर पर न्यूज़ 18 इंडिया लगातार अपने दर्शकों को जानकारी दे रहा है। और अजीत के पास चलते हैं जो हमारे साथ लखनऊ से बने हुए हैं। अजीत, ये जो नया मामला सामने आया है इससे ये अंदाजा भी लगाया जा सकता है कि जो महिला है वो 6 दिन तक वहां पर रहती रही और आपने बताया कि पीएचडी होल्डर है, तो यकीनन एक पूरी सोची समझी साजिश थी इस हाथरस कांड को एक नया मोड़ देने के लिए। देखिए, बिल्कुल फराह एक नया तरीका अपनाया जा रहा है। जैसा कि अनुराग बता रहे थे कि उनका जो मॉडल अप्रेंटिस है वो बदलने की कोशिश की जा रही है कि कहीं कोई घटना होती है तो वहां पहुंच जाइए और फिर अपनी तरफ से प्लानिंग करिए। क्योंकि जिस तरह से इस महिला के बहुत सारे जो इसके बयानात हैं, जिस तरह से वो 6 दिन तक घर में रही, लोगों से बात करती रही, पुलिस वालों से बात करती रही, यानी आप नेतृत्व कर रहे हैं किसी परिवार का जाकर जहां पर कोई घटना घट जाती है, उस घटना को दूसरा मोड़ देना चाहते हैं। लिहाजा एसआईटी को पूछताछ में बहुत सारी चीजें मिली हैं, उसके कई सारे ऐसे सबूत मिले हैं जिसमें महिला की पहचान भी हो गई। तो अब एसआईटी इसीलिए कल एसआईटी ने एक परिवार से पूछताछ की थी और जो 40 से 45 लोगों को और नोटिस सम्मन भेजा गया है उनसे पूछताछ की जा रही है। और इस महिला के बिल्कुल करीब है यूपी पुलिस और एसआईटी। इसकी गिरफ्तारी और उसके 3 साथियों की भी तलाश है जिनसे लगातार बातचीत करती रही एसआईटी के पास। उसके कॉल डिटेल्स भी आ गए हैं। तो अब सबसे बड़ी बात यही है कि आखिर उसके पीछे कितनी बड़ी साजिश फैलाने की इन्होंने कोशिश की थी, क्या इनकी तैयारी थी। बहुत कुछ साफ हो गया एसआईटी के पास। यही वजह है कि सरकार से उन्होंने समय मांगा था और अभी 16 अक्टूबर तक उनको अपनी रिपोर्ट सीएम को सौंपनी है। तो निश्चित तौर पर अब एक बड़े साजिश की जो बू आ रही थी उसकी तरफ एसआईटी टीम जा रही है। और हमारे भी स्टिंग ऑपरेशन में जो हमने स्टिंग ऑपरेशन दिखाया तो उसमें इस बात का जिक्र था कि इसका लोग पॉलिटिकल फायदा उठाना चाहते थे, जाति हिंसा कराना चाहते थे। तो कहीं ना कहीं इस महिला के अब सामने आने के बाद नक्सल कनेक्शन, पीएफआई कनेक्शन और वेबसाइट बनाकर विदेशों से फंडिंग, तो जरूर कुछ न कुछ बात है जिसकी वजह से एसआईटी ने अपनी जांच का दायरा बढ़ाया है और उन्हें उनकी समय सीमा को बढ़ाया गया सरकार की तरफ से। फराह, बिल्कुल। और अमित के पास चलते हैं। अमित, आपसे जानना चाहेंगे कि ये बात सामने आ रही है कि जो असली भाभी है उसकी बातचीत होती रहती थी, कॉल डिटेल से पता भी चला है, तो क्या बातचीत होती थी और जो असली भाभी है वो इस महिला को कैसे जानती थी? जी, फिलहाल इसी बारे में जब मैंने बातचीत करने की कोशिश की पीड़ित की जो असली भाभी है तो वो फिलहाल कुछ नहीं कह रही है, वो चुप्पी साधी हुई है। थोड़ी देर बाद हम दोबारा ट्राई करेंगे, उनसे बातचीत करने के लिए कोशिश करेंगे, उनसे बातचीत करने के लिए। लेकिन एक बात तो इसमें साफ है, जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया था उसी समय शुरुआती दौर में यूपी सरकार की तरफ से कहा गया था कि इस पूरे मामले में साजिश है। और साजिश पहले वेबसाइट के जरिए समझ में आया, फंडिंग के जरिए समझ में आया, ईडी के इस पूरे मामले में जांच हुई और एंट्री हुई। और अब देखिए जिस तरीके से नक्सल महिला का नाम यहाँ पर सामने आ रहा है, बताया जा रहा है कि एसआईटी जो है नक्सल महिला के काफी नजदीक पहुंच गई है, मध्य प्रदेश के जबलपुर की रहने वाली है। तो जिस तरीके से अनुराग बता रहे थे कि इसमें मोडस ऑपरेंडी को चेंज करने की कोशिश की गई है और जिस तरीके से 14 तारीख का ये पूरे मामला है, 14 सितंबर को और 16 सितंबर को नक्सल महिला पीड़ित परिवार के घर पहुंच जाती है। और जो जानकारी मिल रही है कि वो 22 सितंबर तक वो पीड़ित परिवार के साथ पीड़ित परिवार के घर पर रही थी। वो लगातार पुलिस से सवाल कर रही थी इस दौरान और इस पूरे फैमिली को वो लीड कर रही थी। और ये भी बताया जा रहा है कि जो आसपास के लोगों से हमारी बातचीत हुई है कि जो नक्सल महिला थी वो हमेशा अक्सर जो है वो पीड़ित की जो असली भाभी है उसके साथ रहा करती थी। और इसी वजह से जब भी हमने बात की है पीड़ित की जो असली भाभी से तो उनका बयान लगातार बदलता रहा। चाहे वो पंचायत का एक गुट की जिस दिन गांव के एक गुट जिस दिन पंचायत कर रहा था उस दिन जब मैंने बात की, चाहे वो कॉल डिटेल आरोपी संदीप से बातचीत करने की का जो निकल कर आया था उस दिन जब मैंने बात की, तो लगातार उनका बयान बदलते रहा है।
है और जिस एग्रेसिवनेस के साथ हमने अपने अभी टेप में हमने दिखाया, जिस तरीके से वो महिला बातचीत कर रही थी, उसी तरीके से एग्रेसिव होती गई है वो पीड़ित की जो असली भाभी थी। तो जाहिर तौर पे जिस तरीके से सरकार ने कहा था कि इस पूरे मामले में एक बड़ी साजिश है और उसी साजिश की तरफ ये जा रहा है, क्योंकि 16 सितंबर को घटना के ठीक 2 दिन बाद जिस तरीके नक्सल महिला पहुंच जाती है पीड़ित परिवार के घर पे और पीड़ित परिवार को लगातार जो है वो भड़काती है। और इसके अलावा बताऊं कि जब जिस समय एसआईटी की जांच चल रही थी शुरुआती दिनों में और 2 दिनों तक मीडिया की एंट्री नहीं थी गांव में, उस वक्त जो है एक छोटे से बच्चे को, नाबालिग बच्चे को गांव से बाहर भेजा गया। जितने भी मीडिया के कर्मचारी थे, जितने भी लोग थे, उनको कहा गया कि आप गांव के अंदर एंट्री जबरदस्ती करिए, जबरन करिए, और क्योंकि पीड़ित परिवार लगातार बातचीत कर रहा, तो ये सब प्लानिंग का हिस्सा था, साजिश का हिस्सा था और इसी बात की तरफ इशारा कर रही थी बार बार यूपी सरकार। और अब जब एसआईटी इस पूरे मामले में जांच कर रही है तो एक एक तथ्य जो है सामने सामने आ रहा है कि जिस तरीके से सबसे पहले वेबसाइट आया, फंडिंग का मामला आया, मॉरिशस से 50 करोड़ का मामला आया, भीम आर्मी के जरिए फंडिंग का मामला आया और अब इसमें नक्सल कनेक्शन जिस तरीके से आ रहा है और बाकायदा ऑडियो टेप है और जो असली भाभी है पीड़िता की, उनसे बातचीत कर रही थी लगातार वो फोन पर और वही कॉल डिटेल एसआईटी के हाथ लगा है, सीडीआर एसआईटी के हाथ लग चुका है। एसआईटी की टीम जो है वो पूछताछ कर चुकी है पीड़ित परिवार से, पीड़ित के भाभी से अलग से उसने पूछताछ की है, क्योंकि वो लगातार जो सीडीआर है सामने आया उसमें वो पीड़ित की भाभी से लगातार वो बातचीत कर रही है। और बताया जा रहा है कि पुलिस की टीम नक्सल महिला के काफी नजदीक पहुंच गई है, मध्य प्रदेश के जबलपुर के क्या रहने वाली है और इस नक्सल महिला के अलावा 3 और लोगों को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है पुलिस की टीम, क्योंकि ये जो नक्सल मूवमेंट सामने आया है एक बहुत बड़ी साजिश है। फराह, बिल्कुल कई सवाल हैं जिनके जवाब तलाशे जाएंगे और ये पता लगाया जाएगा कि आखिर उस महिला की मंशा क्या थी। आपको बता दें, हाथरस मामले में क्राइम सीन रिक्रिएट होगा। मामले की जांच कर रही है एसआईटी। हाथरस मामले में घटनास्थल पर जाकर क्राइम सीन रिक्रिएट करेगी, यानी नाट्य रूपांतरण किया जाएगा। उस दिन जो वहां पर घटना घटित हुई उसका अब एसआईटी सीन रिक्रिएट होगा। मामले की जांच कर रही है एसआईटी। हाथरस मामले में आज घटनास्थल पर जाकर क्राइम सीन को रिक्रिएट भी करेगी। लगातार इस पूरे मामले पे हम आपको पल पल की अपडेट दे रहे हैं और अनुराग के पास चलते हैं, अपने सहयोगी के पास। अनुराग, आज सीन रिक्रिएट होगा और एक चीज मैं आपसे जानना चाहती हूँ, अमित बता रहे थे कि जब असली भाभी से उस नकली भाभी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने चुप्पी साध ली। तो ये जो चुप्पी है ये दर्शाती है कि जिस मंशा से वो औरत इनके घर में रह रही थी वो कहीं ना कहीं कामयाब होती हुई नजर आ रही है। नहीं, देखिए, एक बड़ा सवाल और है जिस पर कि एसआईटी काम कर रही है। जो हमारी जानकारी है, एसआईटी उस दिशा में भी जांच कर रही है। कोई आपको अपने परिवार के साथ, जहां पर कि आपकी बेटी की जो स्थिति है उस वक्त, उसमें 1 सप्ताह तक अपने साथ क्यों रखेगा, ये सवाल है जिसको एसआईटी को सुलझाना है। क्या परिवार को पैसे का लालच दिया गया? क्या परिवार को डराया गया? क्या नक्सल कनेक्शन से परिवार को प्रभावित करने की कोशिश की गई या राजनीतिक प्रभाव से नक्सलियों को एंट्री मिली परिवार के अंदर? ये वो तमाम सवाल हैं जिन पर एसआईटी को अपना दायरा बढ़ाना है और इन सवालों के जवाब तलाशने हैं। जैसे इन सवालों के जवाब तलाशे जाएंगे वैसे ही ये गुत्थी सुलझ जाएगी कि आखिर एक नक्सली महिला जिसका उस परिवार से कोई कनेक्शन नहीं है, सीधे तौर पर कोई रिश्ता नहीं है, वो 1 सप्ताह तक परिवार के साथ आखिर कैसे रुक सकती है। कोई भी परिवार ये कैसे अलाउ कर सकता है कि कोई बाहर का व्यक्ति आए, वो परिवार के साथ रुके और वहां पर चीजों को गवर्न करे, वहां पर चीजों को चलाए। परिवार क्या बोलेगा वो बयान निर्धारित करे, पुलिस से सवाल करे, सिस्टम से सवाल करे और बाकी चीजों को भी वो तय करे कि किस तरीके से चलनी है। तो ये एक बड़ा सवाल है कि आखिर ये कनेक्शन क्या था। क्या परिवार को किसी तरीके का लालच दिया गया था, कोई डर दिखाया गया था, किसी तरीके से प्रभावित किया गया था? इन सवालों के जवाब तलाशना एसआईटी के लिए बेहद महत्वपूर्ण और इसीलिए उस महिला का। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, हाथरस कांड से जुड़ी हुई हाईकोर्ट की तरफ से नोटिस आने के बाद सोमवार को पूरा परिवार हाईकोर्ट में पेश होगा। हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को पीड़ित परिवार को पूरी सुरक्षा के साथ कोर्ट में पेश करने के निर्देश दिए हैं। परिवार के मुताबिक उनके साथ जिले के डीएम कोर्ट में जाएंगे। पीड़ित परिवार की तरफ से परिवार के 5 सदस्यीय हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के सामने पेश होंगे। हाथरस मामला सामने आने के बाद हाईकोर्ट ने इस मामले पर संज्ञान लिया था। 5 लोग कौन-कौन होंगे आपकी तरफ से? मम्मी, पापा और दोनों उनके भाई जाएंगे और मैं भी जा सकती हूँ। तो ये किसने कोर्ट ने आपको बुलाया है? किसके कहने पे अदालत जा रही हैं? कोर्ट की तरफ से। कोर्ट की तरफ से कैसे नोटिस आया है। नोटिस आया। और अजीत के पास चलते हैं। अजीत, हाईकोर्ट ने पूरे परिवार को बुलाया है।
देखिए बिल्कुल फराज, जिस तरह से मामले आ रहे थे उसको लेकर हाईकोर्ट में कई सारी याचिकाएं हो रही है। तो हाईकोर्ट ने इस बात को कहा कि पीड़ित परिवार को लाया जाए, हमारे सामने लिया जा। जो सलभ माथुर हैं डीआईजी जो वहां पर कैंप कर रहे हैं, उनको इस बात की जिम्मेदारी दी गई है। सोमवार को कड़ी सुरक्षा के बीच पूरे परिवार को यहां पर लाया जाएगा, जिनको हाईकोर्ट में पेश किया जाएगा। हाईकोर्ट चाहता है कि कोई भी व्यवस्था जो है चूक ना हो, क्योंकि सरकार ने भी कहा है कि हम सारी जांचें कराने को तैयार हैं, चाहे जज के मॉनिटरिंग में जांच हो या फिर सीधे सीबीआई जांच करे। तो निश्चित तौर पर इसीलिए जो लगातार याचिकाएं आ रही हैं, उसको लेकर कोर्ट ने कहा कि पूरे परिवार को लेकर यूपी सरकार आए, जिसके लिए अब डीआईजी सलभ माथुर को जिम्मेदारी दी गई है। जो सोमवार को इस पूरे परिवार को 5 लोगों की बात की जा रही है कि इनको पीड़ित परिवार के 5 लोगों को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट जाया जाएगा, जहां उनको अदालत में जज के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। और अदालत इस बात को कंफर्म करना चाहती है फराज कि आखिर जो बातें चल रही हैं, पीड़ित परिवार क्या चाहता है, जो और सारी बातें चल रही हैं, उन सब पर सवाल जवाब करेगा। बिल्कुल तमाम सवाल जवाब होंगे। और एक और बड़ी खबर बता दें, हाथरस कांड में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, एसआईटी ने हाथरस कांड की जांच तेज कर दी है। इस सिलसिले में एसआईटी आज गांव के 40 लोगों से पूछताछ करेगी। एसआईटी 40 लोगों से सवाल जवाब कर मामले का सच खंगालेगी। ये सभी लोग पीड़िता के गांव के ही हैं, जिनसे एसआईटी पूछताछ करेगी। अमित के पास चलते हैं जो हाथरस में मौजूद हैं। अमित, 40 गांव वालों से पूछताछ होगी? जी हाँ, बिल्कुल। लगातार जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया है और जब से गांव का एक गुट पंचायत करने लगा, उसके बाद जो है एसआईटी की टीम ने आस पड़ोस के लोगों को, जो कि पीड़ित परिवार के घर के आसपास रहते हैं और साथ ही साथ जो उस रात अंतिम संस्कार वाले रात मौजूद थे, उन लोगों को नोटिस दिया है, उन लोगों से पूछताछ करनी चाहती है। क्योंकि लगातार जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन पर सवाल उठाया जा रहा था पीड़ित परिवार की तरफ से, और जो ये सवाल उठाया जा रहा था वो लगातार बदले जा रहे थे डे वन से बदले जा रहे थे। और ये 21 सितंबर तक बदलते रहे, यानी 22 सितंबर को जब पीड़िता का गैंगरेप का बयान दर्ज हुआ जेएन मेडिकल कॉलेज में, उस समय तक वो बदलते रहे पीड़ित परिवार की तरफ से। तो जाहिर तौर पे जिस तरीके से सवाल उठाए गए हैं, उसके बाद एसआईटी की टीम के हाथ कुछ अलग से सुराग लगे, जिसके बाद इन 40 लोगों से पूछताछ करने का एसआईटी ने मन बनाया। एसआईटी के 3 सदस्यीय टीमों को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है और सब जो है अलग अलग डायरेक्शंस में लगातार इस पूरे मामले के इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। पहले जिस तरीके से वेबसाइट के जरिए फंडिंग का मामला आया, अब नक्सल महिला का इसमें नाम जोड़ा। और नक्सल महिला का तो बाकायदे टेप है, जिस तरीके से वो फैमिली पीड़ित परिवार को भड़का रही है। तो लिहाजा एसआईटी की टीम जो है पहले 7 दिन में उन्हें सीएम ऑफिस को अपनी रिपोर्ट दायर करनी थी, लेकिन जब उनका इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं हुआ तो उन्होंने 10 दिन का और अतिरिक्त समय मांगा और 10 दिन का समय अब उन्हें मिल चुका है और 16 तारीख तक अब वो जांच करेंगे। तो इस बीच में उन्हें अपनी पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेशन जो है वो पूरी कर लेनी है। पीड़ित परिवार से बीते कल भी पूछताछ हुई है, नक्सली महिला को लेकर पूछताछ हुई है। अब जो है 40 लोगों से, गांव के 40 लोगों से पूछताछ करनी है, क्योंकि जिस तरीके से बताया जा रहा है कि लवकुश जो है और लवकुश की फैमिली का दावा है कि लवकुश और लवकुश का मां जो है एक वहीं पास के एक खेत में वो चारा काट रहे थे। तो वहीं एक आई विटनेस सामने आया है, उसका आई विटनेस ने अपने दावे अलग किए हैं, अपने दावे अलग कह रहा है वो। तो जाहिर तौर पे जिस तरीके से विरोधाभास है पीड़ित परिवार को लेकर गांव के अंदर, तो उन तमाम लोगों से पूछताछ होगी कि आखिरकार क्या है ये। पूछताछ होगी, घटना का सीन रिक्रिएट होगा, 40 लोगों से पूछताछ होगी। और इस पूरे मामले में सबसे बड़ी खबर आज की आपको बता दें, हाथरस कांड का नक्सल कनेक्शन सामने आया है। एक महिला जो पीड़ित के घर में नकली भाभी बनकर रह रही थी, अब एसआईटी और पुलिस को उसकी तलाश है। आरोप है कि इसी महिला ने पीड़ित के घर में रहकर घटना के बाद परिवार को भड़काने की कोशिश की। एसआईटी के मुताबिक पीड़ित घर में भाभी बनकर रह रही है और ये महिला नक्सली है और ये मध्य प्रदेश के जबलपुर की रहने वाली है। पीड़ित परिवार को भड़काने की आरोपी ये महिला नक्सली घटना के 2 दिन बाद यानी 16 सितंबर को ही पीड़ित के घर पहुंच गई थी और वहां ये 22 सितंबर तक रही। एसआईटी को इस नक्सली महिला के बारे में तब पता चला जब उसने पीड़ित की असली भाभी की कॉल डिटेल खंगाली। कॉल डिटेल से सामने आया कि पीड़ित की असली भाभी इस महिला से लगातार बातें कर रही थी। अब एसआईटी मध्य प्रदेश की इस महिला नक्सली के करीब पहुंच चुकी है। और बेहद ही बड़ी खबर आपको बता दें, हाथरस कांड में नक्सल कनेक्शन सामने आया है और ये बात सामने आई है कि एक महिला 6 दिन तक परिवार के साथ रहती रही और उन्हें भड़काती रही। अजीत हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अजीत, एसआईटी इस पूरे मामले में जांच कर रही है और उस महिला की धरपकड़ तेज कर दी है, क्योंकि उसी के पकड़ने के बाद जो तमाम सवाल हैं उनके जवाब मिलेंगे और ये पता चलेगा कि आखिर इसके पीछे क्या मंशा रही।
देखिए बिल्कुल फराह एसआईटी उस महिला की तलाश कर रही है और एसआईटी को बहुत सारे ऐसे तथ्य और सबूत मिल भी गए हैं कि महिला की लोकेशन को भी ट्रेस किया जा रहा है कि आखिर वो वहां क्या कर रही थी जब 16 को आई और 16 से 22 तक थी, पीड़िता की मौत के बाद फरार हो गई। तो निश्चित तौर पर एसआईटी इसकी गिरफ्तारी करेगी। उसके 3 सहयोगियों की भी तलाश है, जिसकी कॉल डिटेल्स, जिसके बहुत सारे जो लोकेशंस हैं वो एसआईटी के पास। एसआईटी की जो 3 सदस्यीय टीम है, वो चाहे जो मुखिया उसके भगवान स्वरूप या फिर जो डीआईजी चंद्रप्रकाश है, आईपीएस पूनम, उनके साथ जो और पुलिस की टीम लगी, उनको लगाया गया कि इनका लोकेशन ट्रेस किया जाए। इसीलिए कल उन्होंने पीड़ित परिवार से बातचीत की, आखिर ये कैसे आई, किसके माध्यम से आई और क्या इनका रिश्ता है इस महिला से। तो निश्चित तौर पर इस जबलपुर की महिला की तलाश एसआईटी टीम करेगी, क्योंकि ये वो कड़ी है जो बहुत कुछ पर्दाफाश कर देगी फराह। क्योंकि जिस तरह वो 16 सितंबर को आई और उसके बाद पीड़ित परिवार लगातार बयान बदलता रहा, लगातार नाम बदलते रहे, तो निश्चित तौर पर अब इस महिला की गिरफ्तारी इस कांड के बाद की जो साजिशें थी 14 तारीख के बाद, यानी 16 से 22 के बीच जो कुछ हुआ, वो इस महिला की गिरफ्तारी के बाद बहुत कुछ साफ हो जाएगा। और पीएफआई के बाद, विदेशी फंडिंग के बाद नक्सल कनेक्शन जो सामने आया, वो सबसे बड़ी बात है। क्या नक्सल कनेक्शन, जो नक्सली हैं वो अपने काम करने के तरीके को, मॉडल अप्रेंटिस को बदलना चाहते हैं, इस तरह की घटनाओं का इंतजार करते हैं और वहां पहुंचकर बाकायदा अपना प्रभाव जमाते हैं और फिर पूरी घटना को टेक ओवर करके उसको अपने तरीके से उसको पेश करते हैं। फराह बिल्कुल, और अमित के पास चलेंगे जो हाथरस में मौजूद हैं। अमित, ये जिस तरह से 6 दिन तक ये महिला वहां पर पीड़ित परिवार के साथ रही, क्या ये चीज भी सामने आ रही है जिस तरह से अनुराग ने भी बताया कि वहां पर ये रही, उनको भड़काया और लगातार जिस तरह से भाभी, जो असली भाभी है, वो चुप्पी बनाए हुए है, तो क्या इस परिवार को डराया धमकाया भी गया है? जी फिलहाल आपको बताऊं कि परिवार को डराने धमकाने की जहां तक की बात है, अगर इस तरीके की बात होगी तो एसआईटी टीम को जरूर जो पीड़ित परिवार है वो कहेंगे, क्योंकि 22 सितंबर को जब ये महिला, जबलपुर की जो महिला बताई जा रही है, जब 22 सितंबर को वो चली गई है यहाँ से, तो जाहिर तौर पर उसके बाद जो पुलिस बल थे, उसके बाद से लगातार जो पुलिस सुरक्षा थी वो लगातार जो है पीड़ित परिवार के घर के आसपास गाँव के चप्पे चप्पे पर थी, क्योंकि गाँव में काफी ज्यादा तनाव था। जिस तरीके से सरकार बार बार कह रही थी कि गांव में तनाव है, और उस तनाव को हमने देखा भी, क्योंकि एक गुट जो है लगातार पंचायत कर रहा था, एक गुट जो है आरोपियों के पक्ष में था, तो इस वजह से काफी ज्यादा तनाव था गांव के 2 गुटों में, और इस वजह से जो है पुलिस जो है चप्पे पर तैनात थी। तो उस वक्त अगर इस तरीके से डराने धमकाने की बात, हालांकि एसआईटी इस पूरे मामले में जांच कर रही है, एसआईटी पता लगाएगी कि क्या पैसे का प्रलोभन दिया गया था पीड़ित परिवार को, क्या उन्हें डराया धमकाया गया था, स्थिति क्या थी। लेकिन अगर ऐसा लगता है कि अगर डराया धमकाया गया होता तो वो एसआईटी या पुलिस की टीम को जरूर कहते हैं, क्योंकि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में यह पूरा मामला सामने आया था, सुरक्षा को लेकर यह मामला सामने आया था और लगातार सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए गए, तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पीड़ित परिवार को पूरी तरीके से सुरक्षा दी जाए। अनुराग के पास चलती हूँ। अनुराग, आपसे जानना चाहूंगी मैं कि ये 6 दिन तक जो महिला है वहां पीड़ित परिवार के साथ रही, और आप देखिए कि तमाम चप्पे पर पुलिस की मौजूदगी के बाद ये वहां से फरार हो गई, यानी जो पूरी प्लानिंग थी काफी मजबूत रही। देखिए बिल्कुल मजबूत प्लानिंग थी, और जो हमारे स्टिंग में भी जो एक बात सामने आई थी, एलआईयू बार बार ये कह रहा था कि इस तरीके की साजिश रची जा रही है, लेकिन कैसे वो साजिश रची जा रही है, कहीं पर भी इस तरफ इशारा नहीं था कि परिवार के साथ ही एक नक्सली महिला रह रही थी जो ये सब कुछ प्लान कर रही थी। यानी एलआईयू के पास ये तो खबर पहुंच गई थी, जो लोकल इंटेलिजेंस है उसको ये तो जानकारी थी कि भड़काने की कोशिश हो रही है, एक बड़ा आंदोलन खड़ा करने की कोशिश हो रही है, सरकार के खिलाफ एक आंदोलन खड़ा करने की कोशिश हो रही है, लेकिन उसकी कड़ी कौन है इसका पता एसआईटी की जांच में लग पाया है। और मैं आपको बता दूं कि एसआईटी 2 पहलुओं पर, 2 टीम एक तरीके से एसआईटी की काम कर रही हैं, 2 अलग अलग पहलू हैं। बिल्कुल एक पहलू कि घटना क्या थी, किस तरीके से हुई और उसकी सच्चाई क्या है, उसकी तफ्तीश गांव में हो रही है, गांव के लोगों से पूछताछ हो रही है, घटना को रिक्रिएट करने की कोशिश हो रही है। और दूसरी जो दूसरा पहलू है वो ये कि क्या इस घटना का फायदा कुछ असामाजिक तत्वों ने, कुछ आतंकी संगठनों ने उठाने की कोशिश की, उस पहलू की जांच बिल्कुल अलग तरीके से हो रही है, जिसमें ये नक्सली कनेक्शन निकल करके सामने आया है। तो एसआईटी 2 अलग अलग पहलुओं पर जांच कर रही है, दोनों जांच एक दूसरे से अलग अलग है, लेकिन फिर भी कड़ियां एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। मैं साथ में आपको यह भी बता दूं कि जो हम लगातार कह रहे हैं कि यह सवाल जानना बहुत जरूरी है कि आखिर वो महिला परिवार को प्रभावित कैसे कर पाई, क्या पैसे का लालच दिया गया, क्या डराया गया,
डर सिर्फ ये नहीं होता है कि उस परिवार को कोई धमकी दी गई, डर ये भी होता है कि उनको ये समझाया गया कि दूसरा जो गुट है वो आपको जीना आपका मुश्किल कर देगा, प्रशासन जो है वो आपके खिलाफ है। उनके अंदर खौफ पैदा कर देना प्रशासन का, उनके अंदर खौफ पैदा कर देना समाज के दूसरे हिस्से का, ताकि वो आपकी बात मानने लगे, ताकि वो आपकी बात समझने लगे। ये एक मॉडस ऑपरेंडी काम करने होता हुआ दिखाई दे रहा है, जैसे आपने बताया कि खौफ पैदा कर देना, और यही वजह है कि जो असली भाभी उसने चुप्पी साध ली है। और आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने महिला सुरक्षा पर सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। आज महिला सुरक्षा पर गृह विभाग की एक बड़ी बैठक होने जा रही है। इस बैठक में यूपी की सभी 75 जिलों की महिला अधिकारियों को जिम्मेदारी दी जाएगी कि वो महिला सुरक्षा पर बड़ा अभियान चलाएं। मुख्य सचिव गृह के निर्देश पर यूपी के सभी जिलों में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा। महिला सुरक्षा पर इस मास्टर प्लान को तैयार करने के निर्देश खुद सीएम योगी ने दिए हैं।